गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्म के संतुलन की धारणा को समझाने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एवरेज रेवेन्यू कर्व्स के बारे में बताया कि रेवेन्यू कर्व्स किस प्रकार के होते हैं, और एवरेज रेवेन्यू कर्व से पहले की वीडियो में हमने टोटल और एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बारे में जानकारी दी। आज हम फर्म के संतुलन के बारे में आपको जो समझाने जा रहे हैं कि किसी भी फर्म के संतुलन के लिए ये शर्तें आवश्यक है कि उनके टीआर यानी कुल आय और कुल लागत का अंतर अधिकतम हो, और दूसरा है सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों जहां बराबर होंगे वहां फर्म का संतुलन होगा या फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति में होगी। हम इन दोनों धारणाओं को एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला है कुल आय व कुल लागत के बीच अंतर या इनका उपयोग करके। इनमें जहां अंतर सर्वाधिक होता है वहीं फर्म अधिकतम लाभ या संतुलन की स्थिति में होती है, और इसके लिए हम जो है वह आपको इन वक्रों की सहायता से भी बता सकते हैं कि किस स्थिति में फर्म का जो है वह लाभ अधिकतम होता है। जैसे यह कर्व जो है वह टोटल कॉस्ट कर्व है, और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, सॉरी टोटल रेवेन्यू कर्व है, टीआर। विद्यार्थियों, अब इसके लिए हमें दो टेंजेंट रेखाएं खींचनी पड़ती है जो इनको स्पर्श करती हुई गुजरती है। जैसे ये रेखा, इस रेखा का नाम हम आर एस दे सकते हैं, और दूसरी रेखा ये है। इस रेखा दो समानांतर रेखाएं होगी और दोनों वक्रों को टेंजेंट करती हुई निकलनी चाहिए एन, और इनमें यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर दोनों के बीच, दोनों कर्वों के बीच का अंतर अधिकतम है। जैसे हम यहाँ पर आपका बी ए और वाई एक्स पर जो है वो अपन ने टी आर और टी सी बता रखा है। यहाँ प्रोडक्शन जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। इसी वक्र से हम जो है एक प्रॉफिट कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं यहीं से, एक्स और या प्रॉफिट वाई एक्सिस में, और इस डॉट डॉट के द्वारा हम नीचे ला सकते हैं। ये पॉइंट ई रख दिया यहाँ पर, और ये बी। फिर यहाँ से हम देखते हैं ये डिस्टेंस जो है इतना नेगेटिव का होगा, तो इतने डिस्टेंस से ये कर्व जो है इस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर जहाँ ये दोनों बराबर होगी वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि प्रॉफिट जो है वह वापस जीरो पर आ जाएगा, तो इस बिंदु से नीचे की तरफ। और इसके बाद में टोटल कॉस्ट, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ यदि मैं एच बिंदु रख देता हूँ तो यहाँ टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में जब टी आर और टी सी बराबर होते हैं तो उनके बीच जो डिफरेंस जीरो होगा, यानी वहाँ प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। इसके बाद देखिए एच बिंदु के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, टी आर घट रहा है, तो ये प्रॉफिट जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट जो है। इसके बाद यहाँ हम उत्पत्ति की मात्रा ले सकते हैं, उत्पत्ति की मात्रा। तो आप ये देखिए कि यदि हम इसे एक टेबल की सहायता से समझना चाहें तो वह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि किस किस उत्पत्ति। इसको पहले आप समझ लें कि ओ ई उत्पादन की मात्रा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में फर्म का जो प्रॉफिट है वो है, फर्म को जो टोटल कॉस्ट आती है वो ए ई के बराबर आ रही है, और ऐसी स्थिति में जिसे कहना चाहिए फर्म को ए ई के बराबर तो आ रही लागत, और फर्म बी ई के बराबर प्राप्त कर रही है रेवेन्यू। तो इतना रेवेन्यू है बी ई, जो आप इस रेवेन्यू वक्र के देख सकते हैं, और कॉस्ट आपकी है ए ई, जो आप टी सी कह सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है बी ए का डिफरेंस यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ये डिफरेंस प्रॉफिट कहलाता है। और जहाँ पर बी बिंदु पर आपकी समानांतर रेखा है आर एस, यह समांतर रेखा एम एन के समानांतर है, और ये इन दोनों कर्वों को बी और ए बिंदु पर
स्पर्श करती है। तो जहाँ दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती है वही बिंदु एक फर्म के लिए अधिकतम लाभ का बिंदु होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने की है कि यह जो विधि है टीआर और टीसी वाली, इसे हम अधिक वैज्ञानिक नहीं मान सकते। कारण यह है कि एक तो इस डायग्राम को देखते ही हमें संतुलन के बिंदु का पता नहीं लग पाता है कि संतुलन कितनी मात्रा पर है, और दूसरा हमें प्रति इकाई कीमत का भी पता नहीं लगा पाते, क्योंकि प्रति इकाई कीमत जो हमें प्राप्त करनी होती है उसके अंतर्गत हमें बीई में ओई का भाग देना पड़ता है। यानी बीई टोटल आय है और इसमें उत्पत्ति की मात्रा कितनी है, ओई। तो यह भाग देकर हम प्रति इकाई कीमत प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा प्रति इकाई कीमत प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ये विद्यार्थियों आप इसको देख सकते हैं, और मैं इसको जो है वह आपके एक टेबल की सहायता से भी इस बात को स्पष्ट कर सकता हूँ कि किस प्रकार एक फर्म का जो है, इस बुक में आप देखिए कि ये जो आपकी टेबल दिखे दे रखी है, इस टेबल में आप ध्यान से देखें कि यह कीमतें दे रखी है 987 3.5 5 4 3 और 2, और फिर जो ये दे रखी है वस्तु की मात्रा, 9 रुपये पर 0 वस्तु बेची जाती है, 1 वस्तु बेची जाती है, 7 पर 2, 5.5 पर 3.5, फिर 5 रुपये कीमत पर 4। अब हम टी आर प्राप्त करते हैं। टी आर किस प्रकार प्राप्त होगा, आपको जो है पी और एक्स का गुणा कर देना है। तो 9 को 0 से गुणा किया, ये 0 हो गया, 8 को 1 से किया 1, 7 को 2 से किया 14, तो ये टी आर आ जाएगा। और यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है आपको 5, 7, 8, 10, 12, 16, 21 और 27। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहा है कॉस्ट भी बढ़ रही है। अब आप टी आर और टी सी का डिफरेंस देख लीजिए, 5 में से 0 गया 5। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम के अंतर्गत भी कि यहाँ पर देखिए ये आपके 0 प्रोडक्शन पर इतना जो है प्रॉफिट है वो माइनस का हुआ, यानी यहाँ पर लॉस हुआ। लॉस क्यों हुआ कि आप यहाँ देखिए यहाँ टी सी अधिक है और रेवेन्यू कम है। अब ये फिक्स कॉस्ट जो आती है उसके कारण हो सकता है। तो आप ये देख लीजिए, और इसका अंतर जो दे रखा है टी आर और टी सी का, यानी 5 में से 0 गया -5, 8 में से 7 गया 1 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 14 में से 8 गया 6 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 19 में से 10 गया 9.5 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए टी आर और टी सी का जो अंतर है वह सर्वाधिक है, और यह उत्पादन की इकाई आपकी जो है 3.5 पर वस्तु बेचने पर, 3.5 इकाइयाँ बेचने पर फर्म को अधिकतम लाभ होता है, जो 9.25 के बराबर है। तो इसने आपको टेबल की सहायता से भी समझने में हेल्प मिली है। अब हम दूसरा जो टोटल इसका है ज्ञात करने का, वो है एम आर और एम सी वक्रों की सहायता से हम देखते हैं कि फर्म का अधिकतम लाभ की स्थिति कौन सी होती है। तो इसके अंतर्गत भी विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि हम दूसरी शर्त को देख रहे हैं जहां एम आर और एम सी, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, बराबर होते हैं। ये रेखा चित्र यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे आप देखें ध्यान से। और इसमें ये है आपका के बिंदु से ए सी कर्व, एवरेज कॉस्ट, और इससे ऊपर डॉट 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 में ये आपका मार्जिनल कॉस्ट, और ये आपका ए आर, और इसके नीचे आपका डॉट 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 करके मैं ये एम आर का रो ले रहा हूँ, एम आर वक्र। और यहाँ पर उत्पत्ति की मात्रा बताई जा रही है, और जहाँ पर एम आर और एम सी बराबर होते हैं वहाँ फर्म अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास करती है। ये बिंदु आपका एम बिंदु पर एम आर और एम सी बराबर, सॉरी एम बिंदु पर है नहीं, इस बिंदु पर जो है आपका ये एन पॉइंट है, यहाँ पर एम आर और एम सी बराबर है। ऐसी स्थिति में फर्म जो है यहाँ से आप खींचें तो ओ पी उत्पत्ति करेगी, उत्पादन करेगी, और इसे बेचेगी किस कीमत पर, जो आपका एवरेज रेवेन्यू है इस कीमत पर बेचेगी, यानी प्रति इकाई कीमत हो जाएगी आपकी एन पी या ओ टी कह सकते हैं। और इस पर फर्म की जो कॉस्ट आती है वह है आपकी, ये आप यहाँ से लाइन खींच सकते हैं, ये होगा आर एस के, यहाँ पर आपने ए आर, एम आर, ए सी, एम सी करो, आपने वाई एक्सिस पर दिखा रखे हैं, एक्स एक्स पर उत्पत्ति की मात्रा है। तो विद्यार्थियों आप यहाँ ध्यान से देखें कि फर्म के एम आर और एम सी पॉइंट पर एन बिंदु पर है, यहाँ फर्म के अधिकतम लाभ का बिंदु होगा, यहाँ पर फर्म ओ पी उत्पादन करेगी जिसे प्रति इकाई एन पी पे बेचेगी, और प्रति इकाई कॉस्ट आ रही है उसकी
RP के बराबर, ये कॉस्ट RP के बराबर, अर्थात फर्म को इस कीमत पर बेचने पर MR के बराबर प्रति इकाई लाभ है और कुल लाभ हो जाएगा SRMT के बराबर। इसको आप इस प्रकार भी ले सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है आपका, ये जिसको आप कह सकते हैं फर्म का LNK क्षेत्र जो है, इस पर भी फर्म जो है लाभ प्रकट करने की एक दूसरी विधि भी देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो LNK रेखांकित भाग भी लाभ को सूचित करता है। और यहाँ पर आप ध्यान दें कि RSTM क्षेत्र के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? ये आपके RSTM क्षेत्र के बराबर, यानी इस क्षेत्र के बराबर का ये एरिया है। अर्थात आप कह सकते हैं LNK बराबर है RSTM के, वही एक ही चीज़ है, इसके बराबर है। और इस क्षेत्र में उत्पत्ति जो है, LNK क्षेत्र में उत्पत्ति की मात्रा OP और कुल आय हो रही है OPNL। इस कुल आय में से यदि हम कुल लागत घटा दें, जो कुल लागत जो आ रही है वह है OPNK, तो फर्म को है वह LNK के बराबर क्षेत्रफल के बराबर लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आप इसमें देख सकते हैं कि हमने जो है वह MR और MC के द्वारा भी आपको ये बताने का प्रयास किया कि फर्म के अधिकतम लाभ की स्थिति वहाँ पर होगी। और यह विधि अधिक वैज्ञानिक मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें हम डायग्राम को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि किस बिंदु पर उत्पादन की क्या स्थिति है। और इस समय में ये कहा जा सकता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वह अपनी उत्पादन की मात्रा, कुल लागत और कुल आय, औसत लागत आदि निश्चित करता है। और इस प्रकार वह एक विवेकशील उत्पादक के रूप में वहीं पर अपना उत्पादन करना चाहेगा जहां उसकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमी संबंधित आपको अन्य बिंदु पर वीडियो बनाकर भेजेंगे। आप पढ़ते रहें। किसी तरह की समस्या हो तो संपर्क करें। धन्यवाद।